नमस्कार साथियों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं ऋषभ पांडे आप सभी साथियों का एक बार पुनः भरपूर स्वागत करता हूं। साथियों, आप जुड़ चुके हैं एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के साथ, जहां हम यहां आज चर्चा करने वाले हैं आपके एग्जाम में 22/11/2021 को। कहने का मतलब यह है कि एसएससी जीडी का जो 22 नवंबर 2021 को हुआ था क्या एग्जाम, उसमें जीएस को लेकर के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए, बिना लेट करते हुए शुरू करते हैं और आप देखिए कि पहला प्रश्न आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था। तो आइए देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। साथियों, क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि आपके भारतीय राज्य व्यवस्था से लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अदर फैक्ट जो और ऑप्शन लिखे हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि राज्यपाल की क्या व्यवस्था है भारतीय संविधान के अंतर्गत। साथियों, जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, वो होगा अनुच्छेद 155। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में राज्यपाल के लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो साथियों, भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत, और मैंने आपको हालांकि ये सारी चीजें पहले विस्तार से पढ़ा चुकी है। जब हमने भारतीय संविधान की श्रृंखला शुरू की थी, सीरीज शुरू की थी, उस समय मैंने आपको राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल की सारी व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करी थी। लेकिन यहां आपको क्वेश्चन आया है तो एक बार फिर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो भाग 6 के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है, राज्यपाल की व्यवस्था की गई है, और इसी के अंतर्गत जो आपका आर्टिकल लिखा हुआ है पहला, अनुच्छेद 153। साथियों, इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य का राज्यपाल के बारे में चर्चा की गई है। अब जब इसके बारे में चर्चा की गई है तो आप ये समझिए कि राज्य का राज्यपाल कौन होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राज्यपाल के लिए जो योग्यता है उसके लिए यह कहा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए और विधानसभा की सदस्यता के लिए एलिजिबल होना चाहिए, विधानसभा सदस्य बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। साथियों, यहां आप ध्यान रखेंगे, यहां यह नहीं कहा गया है कि विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, क्योंकि सदस्य होने और उसके लिए योग्य होने, इन दोनों की अलग अलग बातें है। यहां यह कहा गया है कि 35 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक हो और वो विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। इतनी सी बात अगर किसी व्यक्ति में है तो वो राज्यपाल बन सकता है। और अनुच्छेद 135 के अंतर्गत यह कहा गया कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन इसमें होगा क्या हुआ, इसमें 7वां संविधान संशोधन और 1956 में हुआ, और इसमें एक चीज जोड़ दी गई कि अगर किसी राज्य का एक राज्यपाल है और राष्ट्रपति उसे चाहे तो किसी और राज्य का, कहने का मतलब कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद रखें ये कब व्यवस्था जोड़ी गई, तो ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ी गई। अब और जो आर्टिकल लिखे हुए हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो क्रमशः चर्चा करते हैं। तो आप देखिए कि अनुच्छेद 156 में क्या कहा गया है, कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई। किसके बारे में चर्चा की गई है, कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है। और हालांकि भारतीय संविधान में राज्यपाल के कार्यकाल के लिए कोई समयावधि तय नहीं की गई, उसमें यह कहा गया है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करेगा, कार्य करेगा। लेकिन वर्तमान समय में आप देखोगे कि 5 साल ही सामान्य तौर पर राज्यपाल का कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह आगे बढ़ें तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत आप देखोगे कि राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। तो 155 के अंतर्गत आपने क्या देखा कि राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। उसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो अनुच्छेद 154 के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि अनुच्छेद 154 के अंतर्गत कहा गया कि राज्य की कार्यकारी शक्ति के बारे में चर्चा की गई है। तो साथियों, राज्यपाल की जो भूमिका होती है राज्य में, वो जैसी भूमिका केंद्र में राष्ट्रपति की होती है, उसी प्रकार की राज्य के अंतर्गत राज्यपाल की भूमिका होती है। और कहा भी जाता है कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल क्या करते हैं, काम करते हैं किसी भी राज्य में। और ये जो कार्यपालिका होती है राज्य की, उसके प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। हालांकि वास्तविक प्रमुख आप जानते हैं कि सीएम होते हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो ये हमने तमाम आर्टिकल और राज्यपाल के संबंध में सामान्य तौर से संक्षिप्त में हमने समझा। अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि
कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। साथियों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ, इसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले हम इसके आंसर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1925। अब साथियों, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जिसे सीपीआई के नाम से आप जानते हैं, इसका गठन हुआ 1925 में। और इसके गठन करने का श्रेय किसे जाता है, तो एमएन रॉय। साथियों, एमएन रॉय। अब आप देखिए कि एमएन रॉय ने क्या किया, सीपीआई का गठन किया 1925 में। यह तो ही भारत की कहानी, लेकिन सीपीआई का गठन साथियों इसके पहले ताशकंद में 1920 में हो चुका था। भारत में इसके गठन की व्यवस्था कब की गई, भारत में यह गठन हुआ 1925 में। अब हमने यहाँ राजनीतिक दलों की बात हो रही है, तो और भी जो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले सबसे पुरानी पार्टी है उसके बारे में चर्चा करें तो आपको कांग्रेस पार्टी देखने को मिलेगी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना आपको, और ये साथियों मैंने पहले भी आपको बताया है कि 1885 में क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना होती है। अब आप यहाँ देखिए कि राजनीतिक दलों को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले भी पूछे गए हैं। हम इसके पहले के जो भी हमारे जीएस का डिस्कशन हुआ है, आप वहां अगर जाएंगे आपको चीजें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो वहां आप ये देखेंगे कि राजनीतिक दलों से लेकर के पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसी में हमने कांग्रेस के बारे में चर्चा की थी। लेकिन एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं, एक बार फिर रिवीजन आपका करवा देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो हमने क्या बताया कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। और अगर आप देखोगे कि वर्तमान समय में अगर कांग्रेस की प्रासंगिकता के बारे में देखोगे तो ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। और हमने क्या बताया था आपको कि जो इसकी स्थापना का श्रेय है उसे एओ हुम को जाता है। लेकिन इसके पहले अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष के बारे में हमने व्योमेश चंद्र बनर्जी आपको बताया था। और उसी तरह अगर इनके पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करेंगे तो बदरुद्दीन तैयब जी इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। साथियों, ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूं तो आप इसका नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखना बोर्ड में पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ओरली तरीके से बता देता हूं, तो आप क्या करेंगे, आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बेहतर तरीके से नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका जब एग्जाम पास आएगा उस समय आपके रिवीजन में ये सारी चीजें काम आएंगी। और वर्तमान अध्यक्ष की अगर कांग्रेस की बात करें तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं। बाकी राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि 1980 में स्थापना होती है बीजेपी की। उसी प्रकार 1984 में आपको देखने को मिलेगी बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी को हमने आपको बताया 1980-1984 में बीएसपी जो आपके दीदी की पार्टी है, आप जानते हैं मायावती जी की पार्टी। उसी तरह और भी अगर संगठन की बात करें, एनसीपी की बात कर लेते हैं, तो एनसीपी की अगर आप बात करोगे तो इसकी स्थापना 1900 कब होती है, 1999 में। और उसी तरह अगर आप टीएमसी की बात करोगे तो 1998 में इसकी स्थापना होती है। तो हमने ये तमाम महत्वपूर्ण जो राजनीतिक दल हैं वर्तमान समय में उसकी बात हमने की। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन क्या है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। साथियों, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कांगतो घाटी। अब जानते हैं अरुणाचल प्रदेश की स्थिति की अगर बात करें हम, मैं आपको अगर यहाँ नक्शा बनाऊं, भारत का नक्शा बनाने की कोशिश करूं, आपको सामान्य तौर पर बताने की कोशिश है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की स्थिति आप जानते हैं कि उत्तर पूर्व में देखने को मिलती है। अब अरुणाचल प्रदेश की जो ये घाटी है कांगतो, ये आपको देखने को मिलेगी नेपाल चीन के आसपास की स्थिति में। तो ये किसकी सबसे ऊंची, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अब अगर आप त्रिशूला की बात करेंगे, त्रिशूली, साथियों दरअसल यहाँ हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है, त्रिशूली दरअसल ऐसा लिखा नहीं जाता। इसकी जो ऊंची चोटी है वो कहाँ, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी। अगर कामेत की बात करेंगे तो कामेत भी आप जानते हैं कि ये नंदा देवी की जो चोटी है उसके में ये कामेत है, और ये कामेत आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगी। और अगर कौन ये नून कुंज जो लिखा हुआ है इसकी बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगी लद्दाख में। और साथियों लद्दाख में अगर आपको ये देखने को मिलेगी तो ये इसकी दो शिखर हैं, एक नून शिखर है और एक क्या है, एक कौन शिखर है। तो मैं इसको अगर आप कहोगे तो मैं ये सारी चीजें यहाँ लिख देता हूँ। उत्तराखंड की बात हमने यहाँ की, त्रिशूली की हमने बात की, पिथौरागढ़ उत्तराखंड की हमने यहाँ भी बात की है। और उसी तरह हमने आपको बताया कि ये लद्दाख में है,
ये लद्दाख में है। और कांगतो घाटी के बारे में हमने आपको बताया कि ये किसकी, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। साथियों कुछ चीजें मैं आपको यहाँ बताते चलता हूँ, कुछ चीज आप क्या करेंगे, नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे अपने नोट्स में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे। साथियों इनके बारे में चर्चा की गई है। और आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन के हिसाब से कहा गया अकबर, बीरबल, अब्दुल रहीम खाने खाना और रसखान के बारे में बात की गई है। अब साथियों ये जो भी नाम लिखे हुए हैं तो आप जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं अकबर के शासनकाल की बात की गई है। और जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, वो क्या होगा, अब्दुल रहीम खाने खाना। साथियों ये जो थे ये अकबर के एक संरक्षक थे, बैरम खां, उनके पुत्र हुआ करते थे और इनको इन सारी भाषाओं का क्या था, ज्ञान था। और अगर हम बात करें अकबर की, हमने अकबर की चर्चा की तो अकबर आप जानते हैं कि मुगल शासक हुआ करता था और ये तीसरा मुगल शासक था। ये कौन सा, अकबर की ऑप्शन के बारे में बात करें तो तीसरा मुगल शासक ये था, मुगल शासक था, ये हमने देखा। और अगर बाकी ऑप्शन के बारे में चर्चा करें जैसे बीरबल, तो बीरबल आप जानते हैं कि अकबर के ही 9 रत्नों में से, अकबर के ही 9 रत्नों में से एक थे ये। और ये बहुत बुद्धिमान और बहुत प्रकांड ज्ञानी थे, ऐसा आपने कहानियों में सुना होगा, ऐसा माना जाता है। उसी प्रकार अगर रसखान की बात करें तो रसखान की बात करें साथियों तो ये मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित थे। और इनके प्राचीन नाम की अगर बात करें तो इब्राहिम खान इनका प्राचीन नाम था, लेकिन बाद में चीज़ें परिवर्तित हुई और ये क्या, ये हिंदू भगवान जो कृष्ण हैं उनके क्या है, अनन्य भक्त हो गए। उनके बारे में इन्हें तमाम बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और इनके बहुत सारे दोहे, बहुत सारी कविताएं जो कृष्ण पर बेस्ड हैं, आप कई बार सुनते पढ़ते आए होंगे। तो हमने ये और भी ऑप्शन थे उनके बारे में चर्चा की। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं सैफ महिला चैंपियनशिप 2019 कहां आयोजित की गई थी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले आप समझिए सैफ महिला चैंपियनशिप 2019। साथियों ये जो सैफ है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसकी बात की गई है। जो दक्षिण एशियाई देश हैं जो फुटबॉल खेलते हैं उनका एक ये क्या है, एक प्रकार का संघ है। अब यहाँ क्या बात की गई है कि सैफ महिला चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई। तो साथियों इसके आयोजन की अगर आप बात करोगे तो इसका आयोजन हुआ था 2019 में नेपाल में। 2019 में इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो 2019 में इसका आयोजन कहाँ हुआ, नेपाल में हुआ था। उसमें हुआ क्या, तो उसमें साथियों क्या हुआ कि भारत की टीम किसको हराती है, नेपाल को हरा देती है। भारत की टीम किसको हराती है, नेपाल को हराती है। तो ये हमने क्या देखा कि जो 2019 का आयोजन हुआ वो कहाँ होता है, वो नेपाल में होता है। तो साथियों हमने क्या देखा, हमने ये चर्चा की कि जो इसका विजेता होता है वो भारत जीतता है और नेपाल को क्या करता है, 3-1 से हरा देता है। तो ये हमने किसके बारे में चर्चा की, ये हमने चर्चा की 2019 की कि कहाँ इसका आयोजन होता है। तो आयोजन नेपाल में होता है और नेपाल में आयोजन के साथ ही ये क्या करता है, ये हराने का काम करता है भारत किसको, नेपाल को। और साथियों इसकी स्थापना की अगर बात करें, महिला जो फुटबॉल चैंपियनशिप है ये 2010 में इसकी स्थापना होती है। यहाँ आपको कुछ चीज़ें मैं लिख के बता देता हूँ। स्थापना होती है इसकी 2010 में और ये तब से लेकर के भारत इसमें क्या है, प्रत्येक बार क्या है, जीतता हुआ आया है। और अभी की अगर बात करें 2022 के संस्करण की, साथियों ये प्रत्येक 2 साल में होता है, ये आप जान लीजिए कि प्रत्येक 2 साल बाद इसका क्या होता है, आयोजन होता है। महिला जो फुटबॉल चैंपियनशिप है तो 2022 का इसका जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ, तो ये 6वें क्रम का था और इसका आयोजन भी कहाँ होता है, काठमांडू नेपाल में होता है। कहाँ आयोजन होता है, काठमांडू नेपाल में। अब साथियों इसका आयोजन फिर नेपाल में हुआ और इस बार क्या हुआ, इस बार भारत को नेपाल ने सेमीफाइनल में ही हरा दिया। और नेपाल क्या करता है, नेपाल आगे पहुंचता है, लेकिन नेपाल को भी पहली बार बांग्लादेश हरा देता है। मतलब इस बार विजेता कौन रहा, तो इस बार विजेता बांग्लादेश रहा और नेपाल को क्या है, हरा दिया। नेपाल उपविजेता रहा, लेकिन नेपाल ने क्या किया, नेपाल ने भारत को सेमीफाइनल में ही हरा दिया था। तो साथियों ये हमने इसकी बात कर ली। अब अगर आप सैफ की बात करेंगे तो 1997 में की स्थापना होती है। अब आपको यह बताना है कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, वो आप कहां बताएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्टइंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़े पर
पट्टी बांधकर 14 ओवर तक क्या की, बॉलिंग की। साथियों ये आपके स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और क्रिकेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने इसके पहले भी क्रिकेट के क्वेश्चन क्या है डिस्कशन किए, मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। चाहे हमने अभी आप आईपीएल के बारे में इसके पहले डिस्कशन किया, उसके पहले एमपीएल की संस्था के बारे में हमने चर्चा की। कहने का मतलब कि जब हम साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे होते हैं उस समय आप क्वेश्चन तो देख ही रहे होते हैं, अदर फैक्ट तो हम देख ही रहे होते हैं। आप ये सोचिए कि एग्जाम का स्तर क्या है, एग्जाम का डायमेंशन क्या है, वो आपसे डिमांड क्या कर रहा है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका भी नजरिया लेकर के, इसकी भी अप्रोच लेकर के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि आप इन सारी चीजों में ध्यान देंगे, आगे और भी चीजें पढ़ेंगे। तो जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, वो अनिल कुंबले है। साथियों ये हुआ क्या कि वेस्ट इंडीज के एक बॉलर थे और उनकी बाउंसर के कारण ये क्या हो गए थे, चोटिल हो गए थे। उनका नाम कुछ बिनर्स डिल्लन करके था, ये चीजें आप याद रखेंगे। तो क्या हुआ कि अनिल कुंबले की जबड़े में चोट लग गई और खून बहने लगा, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने देश के खेलने के लिए प्राथमिकता रखी और क्या किया, ये वापस गए। हालांकि खून निकलने लगा था लेकिन उसके बाद भी गए और पट्टी बांध करके आए और देश के लिए खेला और अच्छा प्रदर्शन भी किया और लगभग 14 ओवर उनने क्या है, बॉल डाला। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसका सही आंसर है ये अनिल कुंबले जी, इसका सही आंसर होंगे। बाकी ऑप्शन के बारे में अगर बात करें, हरभजन सिंह, तो इनको टर्मिनेटर कहा जाता है, टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। साथियों यहां मैं वही फैक्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूं जो आपके स्टैटिक जीके को लेकर के महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, खासकर वनडे एग्जाम में, कि टर्मिनेटर किसे कहा जाता है, तो हरभजन सिंह को इस नाम से जाना जाता है। हरभजन सिंह जानते हैं आप, स्पिन बॉलर भारत की तरफ से खेलते रहे हैं, वर्तमान समय में तो ये नहीं खेल रहे हैं। ईशांत शर्मा की आप बात करेंगे तो ईशांत शर्मा तेज गेंदबाज है भारतीय टीम के। उसी तरह आप जहीर खान की बात करेंगे तो जहीर खान भी अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, भारतीय टीम के एक अहम हिस्सा रह चुके हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कट आलोचकों में से एक था। साथियों तिलक जी ने क्या किया था, तिलक जी ने कुछ ऐसे अखबार निकाले थे जो क्या करते थे, आलोचना का काम करते थे। और अखबार का काम ही है कि क्या करे, सरकार की जो कमियां हैं उसको उजागर करे। तो वो कौन सा अखबार है, तो वो साथियों केसरी अखबार था और इसी के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका केसरी होगा। अब इनने दो अखबार निकाले थे साथियों, एक केसरी और एक मराठा, एक केसरी और एक मराठा। तो जो केसरी अखबार था साथियों वो किस भाषा में था, अगर हम भाषा की बात करें तो मराठी भाषा में था, मराठी भाषा में था। और जो ये मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में था, वो अंग्रेजी भाषा में था। साथियों ये देखिए आपको कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो इसलिए इस चीज़ों को याद रखेंगे। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मराठा किस भाषा से निकलने वाला समाचार पत्र था, तो आप याद रखेंगे कि वो अंग्रेजी से था और जो केसरी था वो किससे था, वो मराठा भाषा में, मराठी भाषा में था। तो ये आप देख सकते हैं इनके ये दो अखबार थे। और उसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में चर्चा करें, जो और भी ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो द ट्रिब्यूनल की अगर बात करेंगे तो ये साथियों आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय अंग्रेजी का क्या है, भारतीय अंग्रेजी का समाचार पत्र है। और ये 1881 के आसपास क्या है, शुरुआत इसकी हुई थी। अमृत बाजार पत्रिका ये महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसको जो निकालने वाले थे वो कौन थे, तो साथियों इनको मैं यहां बता देता हूं एरो करके, आप चीजें याद रखेंगे। शिशिर कुमार घोष, शिशिर घोष थे और इनके साथ मोतीलाल घोष। कौन, मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष। ये आपके एग्जाम में कई बार ही क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप क्या है, इन तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट को याद रखेंगे। अगर हम द हिंदू की बात करें तो हिंदू आप जानते हैं भारतीय अंग्रेजी भाषा का क्या है, एक अखबार है। तो हमने ये महत्वपूर्ण जो ऑप्शन लिखे हुए थे उनके बारे में चर्चा की। अब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो निम्न में से कौन मानव पूंजी नहीं है। साथियों आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो मानव पूंजी नहीं है, मतलब हमारी और आपकी पूंजी नहीं है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा भूमि। अब आप ये कहोगे कि मास साहब ये बताओ कि भूमि, और हम अभी तक तो मान रहे थे कि जो हमारी धन संपत्ति और हमारा जो जमीन जायदाद है यही तो हमारी पूंजी है।
लेकिन साथियों नहीं, ये आपके अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है और इसमें उस पूंजी की बात की गई है जो मानव पूंजी वास्तव में है। और वो मानव पूंजी कौन सी है? तो वो प्रशिक्षण है, स्वास्थ्य देखभाल है, शिक्षा है, आपका अनुभव है, आपका कौशल है, आप अभी तक जो चीजें सीखे हैं, ये सारी चीजें आपके मानव पूंजी के अंतर्गत आती हैं। जो चीजें आपकी अपनी द्वारा हासिल की गई हैं, ये सारी चीजें जो जैसे हमने आपको बताया कि कौशल है, आपका अनुभव है और आपका स्वास्थ्य है, ये सारी चीजें, ये जो है आपके धन संपत्ति और भूमि, ये अप्रत्यक्ष रूप से आपकी मानव पूंजी है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इकोनॉमिक्स की भाषा में, अर्थशास्त्र की भाषा में, ये आपकी मानव पूंजी नहीं है। और वही पूछा गया है कि कौन सी मानव पूंजी नहीं है ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर भूमि होगा, अर्थ होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे कहा गया है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? साथियों, जो समिति गठित हुई थी, वो समिति गठित हुई थी आपके ऑप्शन में सी जो आंसर लिखा हुआ है 1928, तब ये गठित की गई थी। अब इसके सचिव कौन थे, इसके बारे में चर्चा कर लेते। क्या समिति थी? तो ये सचिव जो थे इसके, वो नेहरू जी थे। और कौन नेहरू? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे क्या इसके सचिव थे साथियों। किसके? आप यहां देखें, जो ये रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से जिसे जाना गया, नेहरू रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट के नाम से इसे क्या है, जाना गया। तो हमने क्या देखा यहाँ कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक मसौदा तैयार किया गया था, एक समिति गठित की गई थी और उसे आगे चल के क्या किया गया, संविधान का कैसे मसौदा तैयार हो इसके लिए गठित की गई थी। और ये कब गठित की गई थी? तो ये गठित की गई थी आपका 1928 में। इसमें और भी कई सारे सदस्य शामिल थे, जैसे आप देखो मंगल सिंह शामिल थे और अनेक प्रकार के सदस्य इसमें शामिल थे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या देखते हैं कि सेवेलियर ऑफ द आर्ट्स एंड ड्रेस लेटर्स सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता इनमें से कौन थे? तो जो प्रथम अभिनेता थे जिन्होंने ये पुरस्कार हासिल किया, वो साथियों कौन थे? वो थे शिवाजी गणेशन। ये आपके इसका सही आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते, बाकी जो ऑप्शन लिखे हुए हैं वो आपके भारतीय सिनेमा जगत के महान कलाकारों के नाम लिखे हुए हैं, इनके बारे में भली भांति आप इनसे परिचित होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्या देखते हैं कि निम्न में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? वो कौन सी सेवा है जो भारतीय बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आती? तो आप ऑप्शन देखेंगे, आरटीजीएस, आप सुनते होंगे बैंकिंग क्षेत्र में जाते होंगे तो, ICS, हाँ ECS भी होता है, आप जानते हैं। URL, साथियों URL इसका सही आंसर है, क्योंकि URL का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। और ये कहीं ना कहीं वेब पेज लिंक की बात की गई है। ये आप जब कंप्यूटर पढ़ते होंगे वहां आपको ये देखने को मिलता होगा। बाकी जो ऑप्शन है, जैसे हमने निफ्टी की बात करें तो ये भी आपको कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र में बैंकिंग के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, वो होगा URL। URL के बारे में साथियों आप जानिए, कई बार एग्जाम में, कंप्यूटर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि URL का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताएंगे कि URL का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ये एक प्रकार का वेब पेज है, एक प्रकार की लिंक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? कहा यह जा रहा है कि किसी जीव के आधार के युग्म अनुक्रम में जो परिवर्तन होता है, तो ये आपके जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। जो इसका सही आंसर होगा ये उत्परिवर्तन होगा, म्यूटेशन इसका सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? साथियों ये एक अधिनियम गठित हुआ, जो क्या अधिनियम गठित हुआ कि पुत्रियों को, बेटियों को भी संपत्ति में अधिकार पिता के होना चाहिए। तो इसमें तमाम बातें की गई हैं, तमाम प्रावधान किए गए हैं कि कब कैसी व्यवस्था होगी, कितनी मात्रा में क्या चीजें होंगी, इन तमाम बारे में बात की गई है। और इसमें संशोधन कब हुआ है? 2005 में। तो साथियों इसमें अनेक प्रकार के प्रावधान हैं, अगर हम उसमें बातें करने लग जाएंगे तो वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। इसलिए आपके एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें संशोधन कब हुआ? 2005 में इसमें संशोधन हुआ। इसमें अनेक तमाम प्रकार के प्रावधान हैं, वो कभी अगर हमको देखने को मिला तो भारतीय संविधान के अंतर्गत हम आपके स्पेशल क्लास में उसको पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। यह भी आपके साइंस का क्वेश्चन है। और वो खोज किसके द्वारा की गई थी?
कार्क के टुकड़ों के द्वारा। और साथियों यहाँ आप महत्वपूर्ण चीज याद रखें, जैसे रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज करने वाले, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोशिका की खोज किसने की, कब की, तो वो भी आपको यही आंसर मिल जाएगा 1665 में। अब आपको मैं बताऊं कि कोशिका क्या होती है। तो साथियों आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे साइंस में कि कोशिका जो है किसी भी सजीव की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्या है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये आप हमेशा से पढ़ते हुए आएंगे। और कई बार जब आप देखते होंगे छोटे बच्चों को, कई बार मान लीजिए चोट लग गई, वो गिर गए, या कि आपके ही साथ बचपन में हुआ होगा, तो आपने देखा होगा कि जो आपके चमड़ी निकलने के बाद वाइट वाइट आपको चीजें देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं कोशिका ही होती है। और कोशिका में क्या होता है? ये असंख्य कोशिकाएं होती हैं किसी भी सजीव में, और इसमें एक बेहतर गुण ये होता है कि ये स्वयं में कुछ समय बाद नष्ट होती हैं, और स्वयं में क्या है? सृजित करने का इनके पास क्या है? गुण होता है। तो ये हमने कोशिका के बारे में देखी। कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक कब? 1665 में, और कार्क के टुकड़ों के माध्यम से। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को जुलाई 2021 में संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक का दर्जा प्रदान किया गया? और यह दर्जा कहां प्रदान किया गया? तो ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। और ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहां है? ये तमिलनाडु में है साथियों, तमिलनाडु में है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व आपको कहां देखने को मिल जाएगा? ये आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। राजस्थान। आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फला टाइगर रिजर्व कहाँ है। उसी प्रकार अगर बांधवगढ़ की बात करेंगे तो बांधवगढ़ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बांधवगढ़ आपको देखने को मिलेगा उमरिया, मानपुर उमरिया। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, अपना प्यारा मध्य प्रदेश, आपको वहां क्या देखने को मिल जाएगा? ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, यहाँ मानपुर। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे कहाँ? मानपुर उमरिया। और ये कहाँ? आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम कार्बेट उद्यान की बात करें तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। तो साथियों ये हमने तमाम बातें की, जो भी और भी ऑप्शन थे, जो और भी टाइगर रिजर्व थे, उनकी स्थिति कहाँ है, वो किस चीज़ के लिए क्या है? फेमस हैं। जैसे आपने यहाँ क्या देखा कि जो इनका बाघ मानक 2021 में संरक्षण प्राप्त, वो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व को आपने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। निम्न में से कौन सा तलवार नृत्य कुमायूनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? और इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? वो छोलिया होगा। और साथियों ये आपको देखने को मिलेगा कहां? ये आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड साइड। ये आपको जो देखने को मिलेगा नेपाल के कुछ हिस्सों में, उत्तर पूर्वी हिस्सों में। वहां ये दरअसल कहीं ना कहीं आपका ये तलवार का नृत्य है। ये एक लोक नृत्य है, पारंपरिक लोक नृत्य है। मैं आपको यहाँ चीजें बता देता हूं, पारंपरिक लोक नृत्य है ये। और ये तलवारबाजी होती है, और ये शुभ कामों में, जैसे शादी विवाह या अन्य जो भी आयोजन होते हैं, शुभ काम होते हैं, उस समय क्या किया जाता है? इसका प्रदर्शन किया जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। सही आंसर क्या होगा? इसका छोलिया इसका सही आंसर होगा। ये पारंपरिक लोक नृत्य है, और ये शुभ काम, शुभ अवसर पर क्या किया जाता है? इसका आयोजन, और ये समय समय पर इसको देखने को आपको मिलेगा। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? साथियों हुंडरू जलप्रपात के बारे में पूछा गया है, और हुंडरू जलप्रपात स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। और स्वर्ण रेखा नदी आपको देखने को मिलेगी कहाँ? स्वर्ण रेखा नदी आपको देखने को मिलेगी पूर्वी राज्यों की तरफ। और इसके निकलने की अगर बात करें तो रांची झारखंड से आपको देखने को मिल जाएगी। सांगपो नदी की अगर बात करेंगे आप, तो सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र नदी, आप जानते हैं कि ये कहाँ से निकलती है? तो ये आपको देखने को मिलेगा कि मानसरोवर आपको देखने को मिल जाएगा, मानसरोवर झील। उसी प्रकार अगर आप बात करेंगे तिस्ता नदी की, तो तिस्ता नदी भी आपको देखने को मिलेगी कि क्या है? ये तिस्ता नदी निकलती है और आगे जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। उसी प्रकार उमंगोट नदी की बात करें, उमंगोट नदी का नाम साथियों एक और है, और उमंगोट नदी का नाम क्या है? डाकी नाम है साथियों, डागी मत समझिएगा, डाकी नाम है। और ये कहाँ है? ये है मेघालय में।
ये आपको मेघालय में देखने को मिल जाएगी। और इसमें अच्छी बात यह है कि ये जो नदी है साथियों, ये कहा जाता है कि भारत की सबसे साफ सुथरी नदी है। कौन सी? ये आपकी उमंग गोट। और इसको एक और उपनाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया कि डॉकी नाम से इसको जाना जाता है। मेघालय में इसकी स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमने ये नदियां जो आपके ऑप्शन में दी हुई थी उसके बारे में चर्चा की। और स्वर्ण रेखा नदी के बारे में हमने बताया। हुंडरो जलप्रपात की अगर आप बात करोगे तो ये 320 फीट क्या है? ऊंचा है। और ये आपको कहां देखने को मिलेगा? ये आपको रांची से 21 किलोमीटर दूर देखने को मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? गजपत साम्राज्य की स्थापना की अगर आप बात करोगे तो ये 1435 के आसपास हुई थी। और इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कपिलेंद्र देव साथियों, कपिल देव मत समझिएगा, कपिलेंद्र देव हैं। आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या है? कपिलेंद्र देव हैं। और इसकी स्थापना कब होती है? 1435 में होती है। और गजपति साम्राज्य से तात्पर्य यह है कि ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा उत्तर पूर्वी हिस्सों में। और ये के जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश के भी कुछ ऐसे भाग हैं जहां आपको इसका विस्तार देखने को मिल जाएगा। और कपिलेंद्र देव क्या है? इसके साम्राज्य की स्थापना का श्रेय इनको जाता है। तो ये हमने चर्चा की। गजपति साम्राज्य से तात्पर्य वही कि हाथियों का साम्राज्य, गजपति साम्राज्य, ये सारी चीजें आपको देखने को कई बार पढ़ने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हड़प्पा स्थल में हल रेखाओं के निशान खोजे गए। हड़प्पा स्थल में हल रेखाओं के निशान कहाँ खोजे गए? और ये आपके इतिहास का क्वेश्चन है। और ये तो आपका फेवरेट टॉपिक है। भारतीय इतिहास जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप यहीं से शुरुआत करते हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा कहाँ? ये आपको देखने को मिलेगा कालीबंगा। कालीबंगा में आपको क्या देखने को मिलेगा? हल रेखाओं। कालीबंगा में ही आपको चूड़ियों के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। चूड़ियों के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार लोथल की बात करोगे तो चावल के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। चावल के साक्ष्य आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी प्रकार धौलावीरा की अगर बात करोगे तो आप बंदरगाह नगर कहा जाता है, इसे बंदरगाह नगर कहा जाता है। उसी प्रकार आप बनावली की अगर बात करोगे तो बनावली में भी मृदभांड वगैरह पाए गए हैं, मृदभांड। और अगर इनकी स्थिति की बात करें तो गुजरात आपके लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। उसी प्रकार कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा आपको राजस्थान देखने को मिल जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया कि धौलावीरा आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? तो धौलावीरा आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार बनावली की बात करें तो ये आपको हरियाणा में देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं साथियों, कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि फला जो आपके जैसे लोथल है तो लोथल कहाँ है? तो लोथल किस नदी के तट पर है? ये पूछ लिया जाता है। तो लोथल है भोगवा नदी के तट पर। लोथल कहाँ देखने को मिल जाएगा? भोगवा नदी के तट पर देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार आप अगर अन्य ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे जैसे कालीबंगा, तो कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा घग्घर नदी, कालीबंगा घग्घर नदी आप देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर आप धौलावीरा की बात करोगे तो धौलावीरा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? धौलावीरा आपको देखने को मिलेगा साथियों लूनी नदी पर। और उसी प्रकार बनावली की बात करोगे तो रंगोई नदी पर। तो साथियों ये हमने तमाम महत्वपूर्ण क्या है नदियों के बारे में चर्चा कर ली कि ये फला शहर किस नदी के तट पर है, वर्तमान समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है, वर्तमान समय में कहाँ है ये। और हमने ये भी देखा, क्या चर्चा की? हमने ये भी देखा कि फला जो आपके स्थल हैं, जो हड़प्पा कालीन स्थल हैं, उसमें कौन कौन से अवशेष पाए गए थे। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न देखते हैं। 2021 में 16वें G20 सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश ने की? साथियों जो 16वें G20 सम्मेलन जो 2021 में हुआ उसकी मेजबानी की थी इटली रोम में। अगर हम बात करें बाकी जो हाल ही की बात कर लेते हैं, करंट की बात कर लेते हैं कि 2021 के बाद के इनकी स्थिति क्या रही। तो 2022 की अगर आप बात करोगे कि 2022 की मेजबानी किसने की? तो इंडोनेशिया ने की। और 2023 की अगर आप बात करोगे तो 2023 भारत मेजबानी इसकी करेगा। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि 2023 भारत मेजबानी की स्थिति में
है। तो ये आप देख सकते हो G20 की बात। अब साथियों G20 क्या है, तो G20 एक ऐसा समूह है जिसमें जो भारत जो वैश्विक स्तर पर विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में चर्चा होती है समय समय पर। एक ऐसा समूह है, एक ऐसा संगठन है जो क्या होता है, समय समय पर इन सारी चीज़ों के बारे में सम्मेलन के द्वारा इनके प्रतिनिधि इस देश के पहुँचते हैं और उसके बारे में चर्चा डिस्कशन होता है। तो ये हमने आपको बताया कि इसकी मेजबानी कौन कहाँ कर चुका है और वर्तमान समय में कौन करेगा, और इसके पहले की और वर्तमान की स्थिति के बारे में हमने चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं निम्न में से किस खिलाड़ी ने 2020 में फ्रांस के नातेस में आयोजित एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक नहीं जीता। साथियों क्या कहा गया है, स्वर्ण पदक नहीं जीता। और ये वेलेंटाइन, आप वो वाला वेलेंटाइन मत समझिएगा फरवरी वाला, ये एक पुरस्कार है। और वो कौन सा पुरस्कार, बॉक्सिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो इसका जो नहीं मिला किसको, तो सुमित सांगवाल को नहीं मिला। बाकी चाहे अमित पंघाल की बात करें, संजीत की बात करें, आशीष कुमार की, इन तीनों को क्या मिला, ये आपका पुरस्कार मिला बॉक्सिंग के क्षेत्र में, बॉक्सिंग के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चक्रवात अम्फान भारत में कब आया। साथियों एक चक्रवात आया भारत में, और वो कब आया, वो बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात। और ये चक्रवात कब आया, ये आपको देखने को मिलेगा मई 2020। साथियों मई 2020 के दरमियान क्या हुआ, बंगाल की खाड़ी के आसपास एक चक्रवात आता है और उसकी स्पीड की अगर आप बात करोगे तो उसकी खतरनाक स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों आप समझिए कि कितना तीव्र गति का चक्रवात था। तो ये आपको कहां देखने को मिला, ये आपको देखने को मिला कि मई 2020 के दरमियान। अब आप यहां से बाकी सारे जो चक्रवात आए हुए हैं 20 के बाद की, उन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर सकते हैं और उसके बारे में आप कहीं ना कहीं से सर्च करके क्या है नोट्स बनाइए। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। निम्न में से कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो होगा ग्रीवा कशेरुक परिपक्वता विधि। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये कहीं ना कहीं आपके साइंस का क्वेश्चन यहाँ देखने को मिला। अब हम चर्चा करते हैं वर्ष 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। साथियों वर्ष 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए यहाँ फिर पुरस्कारों की बात हुई और पुरस्कार के बारे में हमने पहले भी चर्चा की। पहले भी हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, वहाँ क्या पूछा गया था, इसकी पहली क्लास में अगर आपको याद होगा तो वहाँ ये पूछा गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किसी महिला को कब मिला, और वो हमने तमाम विस्तार से उस बारे में चर्चा की थी। लेकिन यहाँ फिर आया है तो एक बार फिर चर्चा करते हैं। अकितम अच्युतन नंबूदरी जी को क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार चूंकि महत्वपूर्ण है, साहित्य के क्षेत्र पर दिया जाने वाला है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो इसके बारे में एक बार संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। तो अगर इसकी बात करोगे कि ये कौन देता है, तो भारत में इसका देता है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा ये दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब ये पुरस्कार दिया जाता है तो किसको दिया जाता है, तो ये जो साहित्य है और 8वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान में, उसमें जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं के साहित्य के क्षेत्र में क्या दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अब बात करें 2018 में साथियों, अंग्रेजी आप जानते हो कि हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, लेकिन तब पहली बार 2018 में अंग्रेजी के क्षेत्र में भी ये दिया गया। अब जब पुरस्कार दिया जाता है तो पुरस्कार में क्या दिया जाता है, तो जो इसकी राशि की अगर आप बात करोगे तो 11 लाख रुपए राशि दी जाती है, 11 लाख रुपए राशि दी जाती है। साथ साथ वाग्य देवी की प्रतिमा दी जाती है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। उसी प्रकार अगर बात करें कि पहली बार ये किसको मिला, तो पहली बार ये मिला है आपका कब, पहली बार आपको ये मिलेगा, देखने को मिलेगा कि 1965 में साथियों ये पहली बार देखने को आपको मिलेगा। और ये किसको मिला, जी शंकर कुरूप जी को, जी शंकर कुरूप, इनको पहली बार दिया गया क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार। महिलाओं की बात हमने पिछले क्लास में की थी, तो आपको बताना है कि वो पहली कौन महिला हैं जिनको क्या दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये दिया गया 1976 में। अब किसको दिया गया ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि साथियों आप भी तो कुछ आंसर करिए। अगर मैंने आपको पहले पढ़ाया है तो आपका भी तो उत्तरदायित्व बनता है कि जब मास्टर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको अगर आंसर पता है तो उसका आंसर दीजिए, नहीं पता है तो आप नेट में खोज करके या कि वापस वीडियो जाइए देखिए, और जब पता हो जाए तब उसका आंसर बताइए। लेकिन कमेंट करिए, कमेंट करने से क्या है, हमको पता चलता है कि हाँ
हम जो पहुंचाना चाह रहे हैं, हम जो कहना चाह रहे हैं, वो चीज़ें आप तक पहुंच पा रही हैं बेहतर तरीके से। कोई सुझाव हो और वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी सुझाव आपके हमारे लिए क्या है, आमंत्रित हैं। हम उन पर विचार करेंगे और अगर लगता है कि हाँ ऐसा बेहतर किया जा सकता है तो उसमें हम इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन आप रिप्लाई करिए, रिप्लाई करें, दोनों तरफ से क्या है संवाद होना चाहिए। तो हमने ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में चर्चा की। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? ये कहा गया है। तो इसमें ऑप्शन है कारखानों से निकला रासायनिक अफवाह, वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव, आवारा जानवरों द्वारा काटना, खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण। साथियों जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, आवारा जानवरों द्वारा काटा जाना। ये एक साधारण सा प्रश्न है, इसका आंसर आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ बात की गई हुई प्रदूषण की, तो आप जानते हो कारखानों से निकलने वाला रासायनिक अवयव कहीं ना कहीं प्रदूषण का है। वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव ये भी प्रदूषण है। खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण ये भी कहीं ना कहीं प्रदूषण के अंतर्गत है। लेकिन जो ये ऑप्शन लिखा हुआ है आवारा जानवरों द्वारा काटना, ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, उसका उदाहरण तो नहीं है। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। तो साथियों आज की क्लास में हमने समझा कि जीएस के कैसे क्वेश्चन आपके 22 नवंबर 2021 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पढ़ने से, यहाँ समझने से आपको और अदर फैक्ट साथ में तो देखने को मिले ही, साथ ही साथ आपको यहाँ ये भी समझने को मिला होगा कि आपके एग्जाम में क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपके एग्जाम की डिमांड क्या है, आगे जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इससे आप आकलन करिए अपनी तैयारी का। कोई पोर्शन अगर आपका अभी वीक है तो आप एग्जाम के पहले उस पोर्शन में ज़्यादा मेहनत करिए, उसको ठीक करने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने का मतलब ही यही है कि आपको आपकी तैयारी का लेवल पता चले, आपकी तैयारी का स्तर भी साथ साथ पता चलते रहे ताकि आप उसमें सुधार करते रहें। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। फिर नेक्स्ट मंडे मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।